हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10 जो 6 स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, और सब चैप्टर्स हमने पहले वीडियोस में कवर कर चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि एंशियंट पीरियड में किस टाइप के बिल्डिंग्स बनते थे, कैसे पेंटिंग्स थे, क्या बुक्स थे, क्या उनका इम्पोर्टेंस है आज के समय में। Introduction. The chapter explores the rich cultural heritage of ancient India, focusing on architecture, art and literature. इसमें मेनली यह फोकस किया जाएगा कि एंशियंट इंडिया का आर्किटेक्चर मतलब जो मॉन्यूमेंट्स बना रहता था वो कैसा था, अगर स्तूपा है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस था, या डिफरेंट हम लोग देखते हैं कि जब गेट का एंट्री रहता था तो वो काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रहता था, उसका खुद का कुछ इम्पोर्टेंस है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। दीज एस्पेक्ट्स हाइलाइट्स द एडवांस स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल ड्यूरिंग वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड। जब भी हम कोई न्यू चीज़ देखते हैं तो इसका मतलब एडवांसमेंट हो रहा है सोसाइटी में। अभी भी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया, एआई, ये सब। तो ये सब क्या है? इट इज़ अ एडवांस, द टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग एडवांस, हमारा सोसाइटी मोर सिविलाइज्ड हो रहा है, मोर एडवांस्ड हो रहा है। तो उस समय भी जो कल्चर हेरिटेज थे, आर्किटेक्चर थे, आर्ट थे, लिटरेचर थे, वो धीरे धीरे जो थे डेवलप होने लगे। तो ये दिखाता है कि कैसे सिविलाइजेशन जो है वो कैसे एडवांस स्टेट में आ रहा था। बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स जो थे वो एंशिएंट पीरियड में दिखे गए, जैसे कि स्तूपा, हेमिस्फेरिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग रिलिक्स ऑफ बुद्धा, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द सांची स्तूपा एंड द आम्रवती स्तूपा। स्तूपास जो थे ना वो मेनली हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स थे। हेमी मतलब नॉट प्योर स्फेरिकल बट हेमी थे, हाफ है स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स थे। जो बुद्धास जो थे, मेनली जो बुद्धिज़्म हम लोग देखते हैं कि 6th century में आता है और काफ़ी स्प्रेड करता है। तो बुद्धा के समय में हम लोग देखते हैं कि स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हुआ, मोनेस्ट्रीज जो थे वो जैनिज़म्स में हुआ, और यहाँ पर क्या होता था, नॉलेज दिया जाता था, एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता था, बुद्धास के जो कोर प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में बताया जाता था। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट हम लोग स्तूपास को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि सांची स्तूपा इज़ वन ऑफ द फेमस, जो आपके बिहार में ही है। आम्रवती स्तूपा, ये भी काफ़ी फेमस है। फीचर कैसा रहता था? डोम शेप स्ट्रक्चर, हरिमिका अ प्लेटफॉर्म रेलिंग, गेटवे एड्रोन विद स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। कुछ फीचर्स जो थे पहले के समय में वो काफ़ी एड्रोनिंग हुआ करते थे, जैसे कि हर्मकिला प्लेटफॉर्म, हर्मिका, रेलिंग्स हुआ करता था, और गेट हुआ करता था। गेट के ऊपर आप देखिएगा कि शेर या हाथी बना रहता था, स्कल्पचर्स थे, कार्विंग्स रहते थे ब्यूटीफुल गेट्स पे ड्रोन्ड। तो ये सब क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट हम लोगों को देता है कि उस समय जो रिलीजन ग्रो कर रहा था उसके बारे में भी हम लोगों को एक इंसाइट देता है, या रिलीजन का क्या इम्पोर्टेंस रहा उस समय में उसके बारे में भी हम लोग जान पाते हैं इससे। क्योंकि रिलीजन का इम्पोर्टेंस था तभी तो हम लोग आर्किटेक्चर्स, आर्ट्स में उन लोगों का कार्विंग्स देख पा रहे थे। Temple, the structure dedicated to Hindu deities evolving significant during the Gupta period. हम लोग डिफरेंट टेम्पल्स देखते हैं डिफरेंट हिंदू डीटीज़ को लेके, शिवा, वैष्णविज्म, डिफरेंट शैविज्म, वैश्विज्म, ये सब ग्रो कर रहा था। तो उन लोगों के जो अपने फॉलोअर्स थे अपने डीटीज़ के, उनके, तो वो लोग क्या करते थे, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बनाते थे और टेम्पल्स बना रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ताकि वो वहाँ जाके अपना डिवोशन जो है वो एक तरीके से पूरा कर पाए। एग्जाम्पल, द विष्णु टेम्पल एट द देवघर, द रॉक कट टेम्पल एट द एलोरा एंड द एलिफेंटा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो विष्णु टेम्पल जो देवघर में, देवघर इज़ वेरी फेमस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वेंट। तो विष्णु टेम्पल वहाँ पर है और लोग वहाँ पर जाते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन एंशियंट इंडिया। रॉक कट टेम्पल्स भी है, जो एलोरा एंड एलिफेंट्स जो थे उसमें बहुत ब्यूटिफुली डिज़ाइंड है वो रॉक कट टेम्पल। आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द स्कैंटम, गर्भगृह, हॉल, मंडपा एंड एलाबोरेटेड कार्विंग्स। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि गर्भगृह, मंडपा, हॉल जो था वो,
डिफरेंट कार्विंग्स ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगी। केव आर्किटेक्चर्स, आप पहले के समय में जो आप देखिएगा तो केव आर्किटेक्चर्स भी आपको मिलेगा, जैसे कि बराबर गुफा भी है एक, अजंता एंड एलोरा केव्स जो थे वो काफ़ी फेमस केव्स रहे हैं। आ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स विथ इंट्रिंक्ड स्कल्पचर्स एंड फ्रेस्कोज। डिफरेंट पेंटिंग्स आपको देखने को मिले एंशिएंट इंडिया में, जैसे कि अजंता के फेमस फॉर द मुराल एंड द फ्रेस्कोज डिपिक्टिंग सीन्स फॉर द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जटाका टेल्स। अजंता पेंटिंग्स जो है वो किस लिए फेमस है? इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स क्वेश्चन दैट इज इट ट्रू और नॉट। अजंता केव इज़ फेमस फॉर बुद्धास पेंटिंग, उसमें आपको जटाका टेल स्टोरीज बुद्धा के बारे में आपको पता चलता है। इसमें मेनली मुरल्स और फ्रेस्कोस जो डिज़ाइंस होता है उससे ये डिपिक्ट किया गया है बुद्धा के बारे में, जटाका टेल्स के बारे में। डिफरेंट स्टाइल्स आपको देखने को मिले पेंटिंग्स में, जैसे कि नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, वाइब्रेंट कलर या इंस्टिंक्ट डिटेल्स। जब पेंटिंग एंशिएंट टाइम में हो रहा था तो आज के समय में जैसे कि केमिकल्स है, ये कलर्स है, ये सब नहीं हुआ करते थे। तो नेचुरल जैसे लीफ है तो लोग उससे ग्रीन कलर बनाते थे, तो ब्लड से रेड, no, तो different things they used which was very natural and then they used to draw it. Bagh cave located in Madhya Pradesh known for their mural painting similar to Ajanta. अजंता केव से सिमिलर ही एक बाघ केव है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। वहाँ भी आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट के इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स मिल जाएंगे, बुद्धास के जटाका टेल्स के बारे में मिल जाएगा। टेक्निक क्या यूज़ हो रहा था पेंटिंग में, वो लोग नेचुरल डाई यूज़ करते थे, प्लास्टर सरफेस, फाइन ब्रशेस एंड डिटेल वर्क। ब्रश जो था वो उस समय आ गया था तो वो लोग ब्रश यूज़ कर रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ब्रश आ गया था, मतलब द सिविलाइजेशन वॉज इन अ वेरी गुड स्टेट। लिटरेचर, अब हम लोग लिटरेचर देखेंगे। लिटरेचर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एंशिएंट इंडिया में? डिफरेंट एपिक्स है जैसे महाभारत, रामायण, वेदास, उपनिषद्स, तो ये सब जो थे वो एंशिएंट इंडिया में आ गए थे। महाभारत रामायण कंपोज बाय व्यास एंड वाल्मीकि रिस्पेक्टिवली। महाभारत कौन कंपोज किया है? व्यास जी। और रामायण कौन कंपोज किए हैं? वाल्मीकि। दिस यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट। रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, व्यास आर द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर। थीम्स क्या रहा करता था जब एपिक्स लिखा जाता था या एंशिएंट बुक्स लिखा जाता था, तो उन लोगों का मेन थीम रहता था कि मॉरल डिलेमा लाया जाए, हीरोइज्म लाया जाए, द ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर इविल्स, मतलब कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो सकती है, ये सब चीज़ उन लोगों का थीम रहता था। और इस तरीके से बुक्स लिखा जाता था पहले। पुरानास, रिलीजियस टेक्स्ट प्रोवाइडिंग मिथ, लेजेंड्स एंड जेनोलॉजिक्स ऑफ गॉड, हीरोज एंड सेजेस। डिफरेंट पुरानास भी जो हैं रिलीजियस टेक्स्ट में ही आते हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं एंशिएंट इंडिया में, जिनका खुद का बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है, जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में जब पढ़ेंगे हम लोग 7th 8th कवर करेंगे तो उसमें आपको ये सब डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम्पल, विष्णु पुराना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुराना है, विष्णु पुराना, शिव पुराना, भगवत पुराना। संस्कृत लिटरेचर भी जो था वो भी फ्लरिश किया। आप गुप्ता पीरियड में देखिएगा कि नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है गुप्ता पीरियड का संस्कृत लिटरेचर को इंक्रीज़ करने में। तो डिफरेंट पोएट्रीज़ या ड्रामा या प्रोजेस जो होता था, मतलब कविता, कहानी, ये सब ड्रामा, तो वो सब आप संस्कृत लिटरेचर में देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड में। कालिदास जो थे वो बहुत रिनोट पोएट थे, उन्होंने डिफरेंट प्ले राइट लिखा अपने वर्क लाइफ में, जैसे कि शकुंतला और मेघदूत। तो कालिदास के 2 इम्पॉर्टेंट वर्क क्या हो गए? शकुंतला और मेघदूत। शकुंतला और मेघदूत 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कालिदास। रिनोट, ही वॉज अ रिनोट पोएट एंड प्ले राइट। पंचतंत्रा जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ विष्णु फेबल्स है विष्णु शर्मा का, एम्ड एट टीचिंग मॉरल लेसन्स थ्रू एनिमल स्टोरीज। इस पंचतंत्र में मेनली एनिमल स्टोरीज मैंशनड है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस एनिमल स्टोरी से बताया जाता है कि आपका मॉरल इंटेलेक्ट या मॉरल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। सो पंचतंत्र
पंचतंत्र क्या बताती है? इट इज़ वेरी यूनिक. इट एम्ड एट टीचिंग मॉरल लेसन्स थ्रू एनिमल स्टोरीज. ह्यूमन स्टोरीज भी यहाँ लिखा जा सकता है, एनिमल स्टोरीज. तो अब करेक्ट क्या है? एनिमल स्टोरीज. पंचतंत्र टेल्स लेसन्स थ्रू एनिमल स्टोरीज. तमिल लिटरेचर, हम लोग तमिल लिटरेचर देखते हैं जैसे कि संगम लिटरेचर. एंशियंट तमिल में बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, जैसे कि पोएट्री, प्रोजेज, जो कहानी कविता होती है, वो तमिल लिटरेचर से लोगों को बताया गया कि कैसे लाइफ रिफ्लेक्ट द लाइफ एंड वैल्यूज़ ऑफ पीपल इन तमिल रीजन. कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका लाइफ था, ये सब चीज़ से हम लोगों को पता चलता है कि जो तमिल के रीजन के लोग थे वो कैसे थे. तिरुकुला एंड द तिरुवल्लुर सलिप्तिकरम बाय द लिलांग अदिगल, ये सब जो है इम्पोर्टेंट तमिल लिटरेचर है विच यू शुड नो. साइंस एंड एजुकेशन में भी एंशियंट इंडिया में हम लोगों को बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि मैथमेटिक एस्ट्रोनॉमी में जब हम लोग जाते हैं तो डिफरेंट स्कॉलर्स जैसे आर्यभट्ट, वर्महीराज आते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आर्यभट्ट जो थे मैथमेटिक्स में ज़ीरो लाए, या एस्ट्रोनॉमी में हम लोग देखते हैं वर्महीरा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा. आर्यभट्ट जो थे वो अपने डिफरेंट वर्क्स के लिए जाने गए, जैसे कि एल्जेब्रा भी हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, कंसेप्ट ऑफ जीरो किसके द्वारा लाया गया? आर्यभट्ट के द्वारा. तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो मैथ्स में लेके बहुत ज़्यादा रहा. वर्महीरा क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में उनकी वर्क जो है बृहद संहिता, वो वर्महीरा का ही वर्क है. तो यू शुड रिमेंबर दिस कि बृहद संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वर्महीरा के द्वारा. बृहद संहिता वर्महीरा के द्वारा लिखा गया. मेडिकल साइंस में सुश्रुत और चरक जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जिन्होंने सर्जरी और मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. ब्रेन सर्जरी होता था वो सबसे पहले इनके द्वारा ही डेवलप किया गया था. ये वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा नहीं, बट वी वर द वन who first developed this, who found that. सुश्रुत संहिता इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट ऑन सर्जरी एंड मेडिकल प्रैक्टिस. सुश्रुत संहिता जो है वो आपको बताती है कि आपको कैसे सर्जरी करना है या मेडिकल प्रैक्टिस कैसे होता है. ये सब सुश्रुत संहिता में पहले से ही लिखा हुआ था. चरक संहिता आपको क्या बताती है? इंटरनल मेडिसिन एंड द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद. आप चरक संहिता से पता कर सकते हैं कि आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस क्या है. तो आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा किसमें? चरक संहिता में. एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, सेंटर्स ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा एंड तक्षशिलास अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हम लोग एंशियंट इंडिया में देख सकते हैं, जैसे कि नालंदा, जिसको अभी नरेंद्र मोदी ने जाके उसका फिर से वहाँ पर स्टार्ट किया गया, क्योंकि इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द invasions in India. There were very many invasions India faced, and they came and they destroyed our Nalanda University, which was a center of learning across the world. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ लर्निंग. तो नालंदा तक्षशिला जो था वो स्टूडेंट को अक्रॉस द वर्ल्ड अट्रैक्ट करता था. लोग यहाँ आके पढ़ते थे. नालंदा जो था वो अपने लाइब्रेरी के लिए बहुत फेमस था. यहाँ पर डिफरेंट करिकुलम्स थे, वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी थे. लोग यहाँ आके अपना नॉलेज को और इन्हांस करते थे. The chapter emphasizes on the creativity and intellect and achievement of ancient India. The architecture, marvel, existing paintings and rich literary works reflect the culture and artistic zenith of the period. तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलता है कि कितने लोग क्रिएटिव थे एंशियंट टाइम में. उनके अचीवमेंट्स के लिए हम लोगों को पता चलता है कि क्या क्या वो अचीव किए, वेदर इट वो साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स. आर्किटेक्चर में भी वो लोग कैसे स्तूपास बनाते थे, या टेम्पल्स में जो गेट्स रहते थे, रेलिंग्स रहते थे, हॉल लेन्स रहते थे, वो कैसे उसको डेकोरेट करते थे. तो इससे पता चलता है हमें कि जो सिविलाइजेशन था वो काफ़ी अच्छे स्टेट में था एंशियंट इंडिया में, और सिविलाइजेशन was growing. So we are done with class 6, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की NCERT बुक्स. So thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.